हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं, इट स्टैंड्स फॉर नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे आता है। सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन इनफ है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद जो पहला टाइप आता है वो आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा और होप आपको जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर से रिवीजन के लिए मैं बता देता हूं हमें पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालने हैं। जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे तो वो आपका हमेशा सब्जेक्ट बनेगा। होम से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। जब आप व्हेन, वेयर या हाउ से क्वेश्चन करोगे तो वो आपके एडवर्ब्स बनेंगे। और व्हाट काइंड ऑफ से जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो हमारे एडजेक्टिव्स बनेंगे। अब देखो, ये दो क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। सबसे पहला क्या है, ही आएगा या हिम आएगा, प्लेज क्रिकेट डैश प्लेज क्रिकेट। अब देखो, प्लेज तो वर्ब है। अब हम क्वेश्चन करेंगे हु प्लेज क्रिकेट। ऊ के रिप्लाई क्या होते हैं, ऊ के रिप्लाई तो सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। अब ही सब्जेक्ट होता है या हिम सब्जेक्ट होता है, हमें पता है जी ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर ही आएगा। देखो समझना, इस चार्ट को समझना एक बार। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, इसमें जो सब्जेक्टिव केस है यानी सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, ये वाली लाइन करती है। ठीक है, इसमें ही है तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे दूसरा है रोशनी स्कोल्डेड। हु स्कोल्डेड रोशनी, रोशनी हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्कोल्डेड होता है डांटना फटकारना, वर्ब हो गई। स्कोल्डेड हुम, अच्छा होम के रिप्लाई क्या होते हैं, होम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ही नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम आएगा। हिम को देख लेते हैं इस चार्ट में, ये रहा हिम, ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे हमें समझना है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन हमारा सबसे पहले इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं जो कि स्पीकर होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हम किसको बोलते हैं, जो कि स्पीकर होता है। इसके बाद जो सेकंड पर्सन वो होता है जो कि लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन यानी टॉक अबाउट। सेकंड पर्सन लिसनर होता है और स्पीकर होता है बोलने वाला, जैसे आई। अभी इसके कुछ केसेस होते हैं। इन तीन जो टाइप है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट हैं। इनके कुछ केसेस होते हैं। वो केसेस कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस वो केस होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। पोजेसिव केस वो होता है जो कि पोजेशन दर्शाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन। जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा नाउन आएगा। तो यहां पे आप लिख लें कि ये कभी भी अकेले नहीं आएगा। आपको कैसे लिखना होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो पोजेसिव केस का प्रोनाउन बनता है ये हमेशा अकेले आता है। क्यों, क्योंकि ये तो नाउन की जगह लेता है। नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे तो नहीं आते हैं, नाउन की जगह लेगा प्रोनाउन। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा सेंटेंस में अकेले आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हमें ये अच्छे से समझ लेना है कि जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है माई। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और प्लूरल में वी होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ऐसे ही सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू बनता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, ही सब्जेक्टिव केस, और शी का हर और इट का इट ही रहता है, दे का बन जाता है देम। ही शी इट, इनके तीनों के प्लूरल एक बनता है, वो क्या होता है, दे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। इसके बाद आता है पोजेसिव केस। जो पेपर में एरर आता है वो हमारा पोजेसिव केस से आता है। अब यहां पे हमें समझना है
कि पोजेसिव केस में दो टाइप होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव को हम अकेले नहीं लिख सकते, इसको हमेशा नाउन के साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पोजेशन दर्शाता है और हमें पता है जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के साथ ही आता है नॉर्मली। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये तो नाउन की जगह लेता है और ये अकेले भी आ सकता है। कौन कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स और देयर्स। एक चीज समझना, जो इट होता है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव तो होता है लेकिन इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। दूसरा, जो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा सेम रहता है, हिज का हिज ही रहेगा। यानी ये अकेले भी आ सकता है और ये किसी के साथ, नाउन के साथ भी आ सकता है। अगर ये अकेले आता है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है और अगर किसी नाउन के साथ आता है तो वो क्या बन जाता है? पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब तो हम सब्जेक्टिव केस को लिखते हैं, कब हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं और कब हम पोजेसिव केस को लिखते हैं। अब ये जो सेंटेंस हमने अभी डिस्कस किए हैं एरर, ये ऐसे ही है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे रोशनी सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है, स्कोल्डेड होम, हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, तो ही है, ये तो कैंसिल हो गया और हिम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें कुछ एरर भी हैं। सबसे पहले तो आपको एरर भी फाइंड आउट करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, इनके सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकालने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच निकालना मैं ऑलरेडी बेसिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं, तो अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट ही। अब हमें देखो कैसे निकालना है। आवर टीम हैज स्कोर्ड 421 रन्स अगेंस्ट यूअर। भाई हमारी टीम ने तुम्हारी टीम के खिलाफ क्या किया है? 421 रन बनाए हैं। अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। हु हैज स्कोर्ड 421 रन्स, तो हु का रिप्लाई क्या आया? टीम। तो टीम हमारा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हु के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ टीम, किस प्रकार की टीम है। हमने पूछा जी कौन सी किस प्रकार की टीम है, तो आंसर आया जी अवर्स। लेकिन हमें पता है अवर्स क्या होता है, चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये तो होता है पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन तो अकेले आता है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या होता है? अवर्स नहीं होता, एडजेक्टिव होता है अवर। तो एरर मिल गया हमें पहला कि यहाँ पे आएगा अवर टीम। अब इसके बाद हैज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड हो गई हमारी यहाँ पे मेन वर्ब। आवर टीम हैज स्कोर्ड व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है रन्स। तो रन्स हमारा, व्हाट के रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो रन्स हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब विच वन रन, बल्कि कितने रन बनाए, तो उसका आंसर आया जी 421 रन बनाए। तो ये जो 421 है ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है जी? ये है जी न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, न्यूमरल कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। और ये कौन सा है? ये है जी आपका कार्डिनल। न्यूमरल में कौन सा है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डर के हिसाब से होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्रपल, फोरफोल्ड, ऐसे। अब इसके बाद है अगेंस्ट। अगेंस्ट हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यूअर क्या है? यूअर तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें तो प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे यूअर की जगह काट के क्या लिख दो? योर्स। तो यहाँ पे दो एरर थे। सबसे पहला तो आपका यहाँ पे
अवर्स की जगह अवर आएगा क्योंकि यहां हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और यहां पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, तो हमने यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन लिख दिया। क्लियर है जी पहला सेंटेंस। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अब यहां पे हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए है, लेकिन जो अवर होता है ये तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो सब्जेक्ट बन नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर तो वो क्वालिटी होती नहीं। लेकिन सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है, प्रोनाउन जरूर कर सकता है। तो इसको काट दो और लिखो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले भी आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आ सकता। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, अवर्स। अब ये इज क्या हो गई, इज होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। मैं आपको बता चुका हूं बी की जितनी भी फॉर्म होती है, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये एज ए मेन वर्ब भी होती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इसके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगी, वो डूइंग हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, अगर ये अकेले आ जाए बी की फॉर्म, अगर ये अकेले आ जाती है बी की फॉर्म, तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। अब एक चीज समझना, अवर्स इज द बेस्ट टीम, इसमें हम बेस्ट को कॉम्प्लीमेंट मानने या टीम को कॉम्प्लीमेंट मानने, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर तुम बेस्ट को कॉम्प्लीमेंट मानोगे तो तुम टीम, ये जो शब्द है इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि टीम किसके लिए आई हुई है। तो याद रखना जो ये नाउन है, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन है टीम, ये होगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो बेस्ट है ये हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। एसडी लिख रहा हूं मैं, यानी कि क्या, सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्लियर है जी ये चीज। इसके बाद हम देख रहे हैं आगे, यहां पे एरर तो आ चुका, अवर्स आएगा। इन क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, इसके साथ वर्ल्ड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो सेकंड सेंटेंस है इसमें एरर क्या है, अवर की जगह यहां पे अवर्स लिखना होगा। थर्ड सेंटेंस की ओर देखते हैं, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मैनी वेज। अब देखो इसमें फिर से पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं, हु कैन यूज इट्स ट्रंक, एन एलिफेंट। तो एन एलिफेंट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। कैन मोडाल्स है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा यूज फिर क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। एन एलिफेंट कैन यूज वट, क्या यूज कर सकता है, अपनी ट्रंक। तो ट्रंक क्या हो गया, यहाँ पे वट का रिप्लाई है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा इट, और ऊपर एक बिंदी सी लगी हुई है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर हमें कोई भी चीज हिडन करनी पड़ती है तो यहाँ पे ये ऐसा लगा दिया जाता है इंग्लिश में। देखो कैसे, मान लो हमें धरती के अंदर कोई चीज छुपा रखी है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे कोई चीज छुपी हुई है, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे कोई चीज छुपी हुई है। ऐसा ही क्या होता है, इस सेंस में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम विल नॉट को वॉन्ट ऐसे लिख देते हैं ना, यानी यहां पे क्या है, हिडन है। हम डिड नॉट को कैसे लिख देते हैं, डिडंट लिख देते हैं, यानी यहां पे क्या है, ओ हिडन है। ठीक है, तो ऐसे हम हाइड कर लेते हैं, और ये वही पत्थर है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। देखो समझना, ये जो होता है ये होता है इट इज, यानी ये इट सब्जेक्ट होता है और इज आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहां पे ये ऐसे है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। दूसरा होता है वो होता है इट्स, आईटीएस, और ये होता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। इट्स जो बिना अपोस्ट्रोफी वाला होता है ये तो होता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, चार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो होता है ये होता है हमारा इट इज। अब हमें यहाँ पे देखना हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए या ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए। हमें यहाँ पे चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। भाई एलिफेंट यूज करता है किसकी, ट्रंक यूज करता है किसकी, सूट यूज करता है खुद की। तो खुद की सेंस में आना है तो यहाँ पे इट्स अपोस्ट्रोफी वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, इसको हटा दो और ये आपको लिखना पड़ेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में। अब हो गया ये सही, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक। अब इन हो गया प्रेपोजिशन, और वेज हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और मैनी हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो एलिफेंट होता है वो अपने ट्रंक को कई तरीके से, कई वेज से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक बार। जो नेक्स्ट सेंटेंस है
इसमें आपको इट्स डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक ए टॉर्च विद यू। डार्क आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर क्या है, थोड़ा सा डार्क है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने साथ एक टॉर्च ले लेनी चाहिए। अब देखो समझना, इट्स डार्क, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, डार्क बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डार्क तो एडजेक्टिव है, इसके अंदर तो डिग्री है, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ये तो डिग्री हो गई। दूसरा, जो डार्क मतलब एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट बनने तो काम कर नहीं सकता, इसके साथ मैंने एक पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया है। पोजेसिव एडजेक्टिव कभी भी आप एडजेक्टिव के साथ तो लिखोगे नहीं, ये तो किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। तो यहाँ पे जो ये पोजीशन है ये गलत है, एक्चुअल में यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, हमें यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे इट को, ऐसे करके इट अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे। यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग है हिडन है, ये रहा, इज हिडन है आई, तो ये हो गया इट सब्जेक्ट हो गया, और ये इज हो गया लिंकिंग वर्ब, डार्क क्या हो गया हमारा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे एक चीज समझना, इट इज डार्क आउटसाइड। अब यहाँ पे ये जो आउटसाइड है, आप एक चीज याद रखना, जो आउटसाइड होता है ये आपकी प्रेपोजिशन भी होती है और ये एडवर्ब होता है, लेकिन जब ये नाउन के साथ आता है, जब ये नाउन के साथ आता है, देखो ध्यान से, रूम यहाँ पे नाउन है, अगर ये नाउन है तो आउटसाइड यहां पे क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगी। क्लियर है, याद रखना, आउटसाइड आपकी प्रेपोजिशन भी होती है और आउटसाइड आपका एडवर्ब भी होता है। अगर ये नाउन के साथ आ जाए तो ये प्रेपोजिशन होती है, अगर ये वर्ब के साथ आ जाए तो ये एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे द रूम नाउन है तो ये हमारी प्रेपोजिशन बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है, एरर तो हमें फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे इट और ये ऐसे लगा के ऐसे आना था, इट्स डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक टॉर्च विद यू। सो हो गई हमारी कंजंक्शन, उसके बाद यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, टेक हो गई हमारी मेन वर्ब। यू शुड टेक वट, वट का रिप्लाई है टॉर्च, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, विद हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और यू हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब चीजें निकल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बैग इज वेरी स्मॉल सो इफ यू वांट ए बिग वन यू शुड टेक हर। देखो समझना, मेरा बैग छोटा है, सो इसलिए अगर तुम्हें अगर बड़ा बैग चाहिए, बिग वन मीन्स बड़ा वन, हम रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या लिख रहे हैं, बैग की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने लिख दिया वन। अगर तुम्हें बड़ा बैग चाहिए तो तुम उसका बैग ले लो। अब देखो यहां से एक चीज समझना, जो हमारा पोजेसिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, प्लस नाउन के साथ आता है, तो ये बराबर होता है पोजेसिव प्रोनाउन के, यानी ये इसके अंदर पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर ये जो नाउन होता है ये क्या होता है, हिडन होता है, ये इसमें इंक्लूड ही होता है। जैसे अगर मैं लिखूं माई बुक, दिस इज माई बुक, या ऐसे लिख दूं दिस इज माइन, तो यहाँ पे जो ये माइन है इसके अंदर ये जो नाउन है ये हिडन है, मतलब इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लो कि ये जो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है पोजेसिव प्रोनाउन के। अब चलते हैं इसके अंदर, माई बैग इज वेरी स्मॉल, मेरा बैग स्मॉल है, सो अगर तुम्हें बड़ा चाहिए तो तुम उसका बैग ले लो, लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या हो रहा है इस सेंटेंस का, अगर तुम्हें, मेरा बैग तो स्मॉल है, अगर तुम्हें बड़ा बैग चाहिए तो तुम क्या करो, तुम उस लड़की को उठा लो, इसका मीनिंग तो ये हो गया टेक हर। अब हमें यहाँ पे मीनिंग क्या देना है, हमें यहाँ मीनिंग देना है कि मेरा जो बैग है वो छोटा है, अगर तुम्हें बड़ा बैग चाहिए तो तुम उसका बैग उठा लो, तो उसका बैग मीन्स हर बैग। लेकिन हम बैग की रिपीटेशन को कर नहीं सकते क्योंकि नाउन तो रिपीट होता ही नहीं, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन लिखना पड़ेगा जिससे हम इस हर बैग को हटा सकें। हर बैग का कहने का मीनिंग है यही है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। भाई पोजेशन तो क्या हो गया, हर हो गया, अब बैग को यहाँ नाउन हो गया, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे, और यहाँ पे हर बैग को हटा करके क्या कर देंगे, टेक हर्स, और यहाँ पे हर्स का क्या मीनिंग होगा, हर बैग होगा। क्लियर है, तो इसका मीनिंग अब क्या बन गया, इसका मीनिंग बन गया कि जो मेरे पास बैग है वो तो छोटा है, अगर तुम्हें बड़ा बैग चाहिए तो तुम उसका बैग ले लो, उस लेडीज का बैग ले लो। क्लियर है, तो यहां पे क्या गलती थी, हर की जगह हर्ष आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, माई मदर इज ए डॉक्टर, मेरी माता है वो डॉक्टर है, एंड हिज इज ए टीचर। देखो समझना, इसमें कोई गलती है या नहीं है,
देखो इसमें कोई भी गलती नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिज है, ये गलत है। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो हिज लिखवाया था मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें आ रहा है, ठीक है। हिज मैंने आपको दो चीजों में लिखवाया था, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ये दोनों काम कर सकता है। जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो ये नाउन के साथ आ जाएगा, और अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो ये अकेला भी आ जाएगा। अब यहाँ पे माई मदर इज ए डॉक्टर, ठीक है, मदर सब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई इज लिंकिंग वर्ब है, डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एड हमारी कंजंक्शन हो गई, जो क्या काम कर रही है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ रही है। अब यहाँ पे जो हिज है, मैंने क्या कहा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पे जो हिज है, ये क्या काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन का। इज यहाँ पे क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। टीचर क्या हो गया यहाँ पे, इसका हिज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है जी ये चीज। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये नो एरर है। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे इसमें चैप्टर में प्रोनाउन में नेक्स्ट टाइप का जो टाइप आता है प्रोनाउन का, वो आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आपको एक नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं। पहले तो चलो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। इफ द डूअर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन और थिंग, यूज द रिसीवर ऑब्जेक्ट इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो समझना, जो डूअर होता है या जो रिसीवर होता है एक्शन का, ठीक है, वो दोनों एक ही इंसान हो, तो उस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट के साथ, यानी रिसीवर जो होता है वो खुद ही होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखते हैं। देखो समझना, जो सब्जेक्ट होता है यानी जो डूअर होता है, जब वो बराबर हो जाता है रिसीवर के, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वही क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखो समझाता हूं कैसे। तुमने किसी को दीवार में मान लो मुक्का मारा, अब जैसे ही ये तो होगा डूअर, अब जो ये रिसीव करने वाला है वो कौन है, दीवार पे तो कोई असर होगा नहीं, तो असर किस पे होगा, तुम्हारे ऊपर ही होगा। जब तुम्हारे ऊपर ही असर होगा तो ऑब्जेक्ट कौन बना, तुम ही बन गए। डूअर भी तुम, यानी सब्जेक्ट भी तुम, और एक्शन को रिसीव करने वाले भी तुम। देखो समझना ऐसे, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल में फोटो क्लिक करते हैं, तो फोटो किसकी आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होता है, सामने। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, खुद की ही फोटो लेते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, सब्जेक्ट भी हम हो गए, डूअर भी हम हो गए, और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी हम ही हो गए। तो हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फी, यानी सेल्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो गया क्या, माई सेल्फ। आई के साथ आप क्या लिखते हो, माई सेल्फ। वी के साथ आप क्या लिखते हो फिर, अवर सेल्फ। यू अगर सिंगुलर होगा तो यूवर सेल्फ आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो यूवर सेल्फ आ जाएगा। ही के साथ हम लिखेंगे हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ, और दे के साथ आप लिखते हो देम सेल्फ्स। ठीक है, तो ये हो गया, जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों एक ही इंसान हो जाए तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच निकाल के हम इन चीजों को समझते हैं। जैसे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, शी किल्ड हर, हु किल्ड हर, शी। तो सी हो गया जी हमारा सब्जेक्ट, किल्ड हो गई हमारी वर्ब। शी किल्ड हुम, किसको मार दिया, हर को मार दिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब शी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ये हर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, शी ने हर को मार दिया, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। शी यहां पे मान लो हो गया सीता, सीता किल्ड, और यहां पे लिख दिया मैंने गीता, गीता ऑब्जेक्ट होगी। अब सीता किल्ड गीता, अब सीता की जगह मैंने शी लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया, किल्ड को ऐसे ही रख दिया, और गीता की जगह हर लिख दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो डूअर है वो एक्शन का रिसीवर नहीं है। सीता ने या शी ने किसी हर को मार दिया है, तो ये तो इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो शी सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, शी किल्ड हुम का रिप्लाई क्या आ रहा है, हर सेल्फ। अब यहां पे हर सेल्फ लिखते ही हमें पता चल गया कि जो शी है उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली है। ठीक है, अगर यहाँ पे डूअर और रिसीवर सेम है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है, और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी।
ठीक है, जब एक्शन का रिसीवर, डूअर और रिसीवर सेम इंसान हो जाए तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, इंट्रोड्यूस एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ही इंट्रोड्यूस हिम हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे डूअर और रिसीवर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग इंसान है। मान लो ही हो गया, मान लो मोहन, मोहन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया सोहन को, ठीक है, मोहन ने इंट्रोड्यूस किया सोहन को किसी और के सामने, यहां पे तो अलग अलग है। लेकिन अगर वो खुद को इंट्रोड्यूस करे, भी हमने किसी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, या इंटरव्यू के टाइम पे हम जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देखो समझना, ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, ही इंट्रोड्यूस हूम, किसको इंट्रोड्यूस किया है, हिमसेल्फ यानी खुद को। अब इस सेंस में जो डूअर है और वो रिसीवर है यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये क्या हो गया, हिमसेल्फ, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो किस तरह के एरर आते हैं एग्जाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर। जैसे पहला सेंटेंस हो गया, द कैमल्स अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। जो कैमल होते हैं वो खुद को डाल लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, डेजर्ट, डेजर्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें सबसे पहले तो एक शब्द आ रहा है अडेप्ट। अडेप्ट का क्या मीनिंग होता है, ढालना। ये वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज और मिसयूज में भी आ सकता है। एक होता है ढालना, ठीक है, अडेप्ट मीन्स क्या होता है, ढालना। एक दूसरा होता है आपका अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, ADOPTE यानी गोद लेना, ठीक है, अडॉप्ट कर लेना। एक होता है ADEPT, अडेप्ट, ये होता है निपुण, किसी काम में डेक्स्ट्रस होना या निपुण होना, ठीक है, या कुशल होना किसी भी काम में, तो वो कहलाता है ADEPT, ठीक है। तो यहां पे है ये ढालना की सेंस है। अच्छा, कैमल्स ढालते हैं, कैमल्स हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब। कैमल्स किसको डालते हैं, इट को डालते हैं या खुद को डालते हैं, किसी इट चीज को डालते हैं या खुद को डालते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम इंसान होना चाहिए, यानी जो डूअर है वही रिसीवर होना चाहिए, खुद को ही डालना है। अगर खुद को ही डालना है तो यहाँ पे इट की जगह क्या लिख दो, इटसेल्फ। तो यहां पे आंसर आएगा जी इटसेल्फ। क्लियर है जी ये चीज। तो ये हो गया हमारा क्या, इटसेल्फ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। टू हो गई हमारी प्रेपोजिशन और क्लाइमेट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑफ हमारी प्रेपोजिशन हो गई और डेजर्ट हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए हैं। एरर क्या था यहाँ पे, इट की जगह इटसेल्फ आएगा। क्लियर है जी ये चीज। आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नोज यू। मैं मी को डेंजर में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूं। हार्डली जो होता है ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है और इसका मीनिंग होता है ना के बराबर। आई कैन नॉट पुट मी इन डेंजर। अच्छा एक चीज बताओ, तुम खुद को डेंजर में नहीं डालोगे ना दूसरे के लिए, क्यों, क्योंकि तुम उसे ना के बराबर जानते हो। तो डालना किसको है, खुद को ही। यानी कि जो डूअर है और वो रिसीवर हो सेम इंसान होना चाहिए। अगर सेम इंसान है तो हम क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट पुट, आई के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, माई सेल्फ। आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नोज यू। एज यहां पे क्या है, कंजंक्शन है। हार्डली क्या होता है, ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोल सकते हो आप इसको। आगे बढ़ते हैं। पुट यू इन प्लेस ऑफ मी, खुद को मेरी जगह पे रख के देखो तब तुम्हें मेरी समस्याएं समझ में आएंगी। देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब यहां पे खुद को रखना है तो यहां पे पुट यू, अगर एक को रखना है तो क्या आ जाएगा, यूअर सेल्फ, और एक से ज्यादा को रखना है तो यूअर सेल्व्स। तो यहां पे दोनों सही हो जाएंगे। पुट यू गलत है, पुट यूअर सेल्फ या पुट यूअर सेल्व्स इन प्लेस ऑफ मी देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट यानी डूअर और रिसीवर सेम इंसान है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। अब एक जो अक्सर हम स्पोकन में गलती करते हैं वो क्या, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बोलते हैं माई सेल्फ इज मोहन, माई सेल्फ इज सोहन, माई सेल्फ इज हरीश, ऐसे। लेकिन एक्चुअल में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता।
सॉरी, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, ये हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे माई सेल्फ इज मोहन, माई सेल्फ इज सोहन। तो ये गलत है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है केवल और केवल कब आएगा, केवल ऑब्जेक्ट बनने का ही काम करता है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहां पे माई सेल्फ इज राम गलत है, आप ऐसे लिखो दिस इज राम या आई एम राम, ऐसे। ठीक है, तो ये यहां पे माई सेल्फ गलत है। आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह रूप में काम करता है। तो होप आपको ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों का फर्क होता है जो कि हमें सीखना और समझना है। सबसे पहली बात, जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये आपका स्ट्रेस डालने के लिए काम आता है। इट इज यूज टू एम्फेसाइज दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। कहने का मतलब है ये इस्तेमाल किया जाता है बात पे दबाव देने के लिए कि जो एक्शन है, जो काम है, वो किसने किया है, सब्जेक्ट ने खुद किया है। देखो समझना, मैं इसको है ना आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इनमें ये सारे सेम रहते हैं, रिफ्लेक्सिव भी और एम्फेटिक भी। इनमें फर्क क्या होता है, इनके यूज का फर्क होता है। इसमें क्या होता है, एम्फेटिक में जो सब्जेक्ट है उसने कोई काम किया और वो खुद ही उस पर स्ट्रेस डाल रहा हो कि हाँ भाई ये काम मैंने किया है, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम पर्सन होते हैं, यानी एक ही इंसान होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसमें डूअर और रिसीवर ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यानी जिसने काम किया एक्शन को भी वही रिसीव करेगा, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक में डूअर और रिसीवर सेम नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है। यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और मेन वर्ब के बाद आता है। इसके अलावा आपको पता ही है एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, डूअर और रिसीवर अलग अलग होंगे। यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, या तो मेन वर्ब से पहले आएगा या मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, या आफ्टर, आप ऐसे लिख सकते हो आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है, आफ्टर ऑब्जेक्ट। और ये काम क्या करता है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है और एडवर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। हम इनको प्रैक्टिस से अच्छे समझेंगे। अभी के लिए आपके सामने जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं आई सा माई सेल्फ, आई सा माई सेल्फ, पहला तो ये हो गया। दूसरा, आई माई सेल्फ सा यू, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। आई माई सेल्फ सा यू। देखो इन दोनों में क्या फर्क है। आई सा माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है और माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे मान लो जो आई है, मैं हूं, उस मैंने क्या किया, खुद को शीशे में देखा, तो मैं क्या कहूंगा, आई सा माई सेल्फ। ऐसे लिख सकता हूं, इन द मिरर। तो ये जो माई सेल्फ है ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में देखें तो आई तो सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, आई सा यू ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आई और यू यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अलग अलग इंसान है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, तो ये माई सेल्फ यहां पे क्या काम कर रहा है, ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आ चुका है यू, ये है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो
आप हैं और साथ में आपका एक छोटा भाई भी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, मान लो ये सिगरेट पीने लग रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिगरेट पीने लग रहा है। आगे बात समझ में। अब तुमने, मान लो तुम हो अपना बड़े भाई, तुमने देखा कि जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, सिगरेट पीने लग रहा है भाई, ठीक है। तुमने घर आए और घर आने के बाद तुमने मदर को बताया कि जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। अब ये कहने के बाद छोटा भाई जैसे ही घर पे आया उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सिगरेट नहीं पी रहा था, ये बात उसने बोल दी। अब ऐसा बोलने के बाद ये जो है, ये जो बड़ा भाई है, ये इस बात पे स्ट्रेस डालेगा या नहीं डालेगा, ये कहेगा, पहले तो कहेगा आई सा यू, इसको कहेगा क्योंकि मैंने तुम्हें देखा। लेकिन जब ये मना करेगा तो इस बात पे स्ट्रेस करने के लिए जो ये बड़ा भाई है क्या बोलेगा, आई सा यू तो ठीक है, लेकिन आई माई सेल्फ सा यू, भी मैंने खुद देखा है तुम्हें सिगरेट पीते हुए। तो इस सेंस को अच्छे से समझना, यहां पे जो स्ट्रेस है वो इस वजह से आ रहा है। एक तो ऐसे कहो मैंने तुम्हें देखा सिगरेट पीते हुए, एक मैं कहूं मैंने खुद तुम्हें देखा सिगरेट पीते हुए। तो इस सेंस में जो स्ट्रेस आ रहा है उसी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, स्ट्रेस करता है। तो होप आपको ये दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, अब हम उनको भी डिस्कस करते हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है कि कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और कब हम एम्फेसाइज करना हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब कुछ प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, देखो समझना। और इनमें किस प्रकार के एरर हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्री, देखो समझना। द वुड कटर है, ये तो हो गया जी हमारा सब्जेक्ट। कट हो गई हमारी वर्ब। वुड कटर कट किसको काट लिया, हिमसेल्फ, खुद को काट लिया। मान लेते हैं हम हिमसेल्फ को ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हिमसेल्फ को ऑब्जेक्ट मान लिया भाई। हमने सोचा कि वुड कटर ने मान लो खुद को काट लिया होगा। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं, तो हम ऑल द ट्रीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो अब ये एक्चुअल में क्या होगा, वुड कटर ने ये क्या करता है, लकड़ियां काटता है, पेड़ काटता है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन होगा, वुड कटर कट व्हाट, ऑल द ट्रीज। तो एक्चुअल में उसने ना ट्रीज काटे होंगे, खुद को नहीं। अगर उसने ट्रीज काटे होंगे और ऑल द ट्रीज अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हिमसेल्फ है इसकी पोजीशन है ये गलत हो गई, तो यहां से इसको काट दो। समझ में आ रहा है कि हमने जो वुड कटर था वो खुद को नहीं काटेगा, क्या काटेगा, वो ट्रीज को काटेगा। अच्छा, अगर वो ट्रीज को काटेगा तो जो हिमसेल्फ है इसकी पोजीशन क्या है, ये गलत है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ ही नहीं। तो अब इसकी पोजीशन हम क्या रखें, हम पहली जो पोजीशन है वो क्या है, आप वर्ब से पहले रख दो इसको। द वुड कटर हिमसेल्फ ऑल द ट्री, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस हो जाएगा यहां पे। वुड कटर ने खुद काटे सारे के सारे पेड़। अच्छा, दूसरी पोजीशन क्या है, यहां ट्रीज के बाद लिख दो इसको हिमसेल्फ। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, वुड कटर ने काटे सारे के सारे पेड़ खुद, तो स्ट्रेस ट्रीज के बाद आ जाएगा अगर हिमसेल्फ बाद में लिखेंगे। अगर कट से पहले आ जाएगा तो यहां पे स्ट्रेस इस पे कट पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग होगा अगर यहां पे लिखेंगे तो वुड कटर ने खुद काटे सारे के सारे पेड़, और अगर लास्ट में लिखेंगे तो वुड कटर ने काटे पेड़ सारे के सारे, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रेस आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, रोशनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जाम, देखो समझना, रोशनी सब्जेक्ट है, प्रिपेयर हमारी वर्ब हो गई। अब किसको प्रिपेयर करेगी वो एग्जाम के लिए, खुद को। तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। भाई ये बात तो सही है, जो रोशनी है उसने खुद को तैयार कर लिया, किस चीज के लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए। वेरी वेल क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ
डिग्री। फोर क्या हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और एग्जाम क्या बन गया इसका, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच निकल गए। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो डूअर है और जो रिसीवर है, सेम इंसान है। रोशनी ने खुद को प्रिपेयर किया होगा ना एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे जो ये है ऑब्जेक्ट है, ये एकदम सही पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नो एरर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। आई पेड माई सेल्फ द ड्यू रेंट टू यू व्हेन आई केम टू दिल्ली। अब देखो, आई पेड माई सेल्फ, अगर मैं ऐसे इसको इतना समझता हूं तो इसका मीनिंग है मैं खुद को पे कर दूंगा, और फिर आगे दे रहा हूं मैं, द ड्यू रेंट टू यू, तुम्हें वो रेंट पे कर दूंगा जब मैं दिल्ली आऊंगा। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ की पोजीशन है ये गलत है, मैं खुद को पे नहीं करूंगा। मुझे पे किसे करना है, यू को पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माई सेल्फ। पहली पोजीशन तो क्या हो गई, यहां पे लिख दो, मैं पे कर दूंगा वो बचा हुआ रेंट तुम्हें खुद ही जब मैं दिल्ली आऊंगा। दूसरी पोजीशन क्या होगी, मैं यहां पे लिख दूं वर्ब से पहले, आई माई सेल्फ, मैं खुद पे करूंगा वो बचा हुआ रेंट तुम्हें जब मैं दिल्ली आऊंगा। तो ये दोनों पोजीशन हो सकती हैं, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और यहां पे ये जो है ये रिफ्लेक्सिव था, तो ये गलत कर दिया हमने, माई सेल्फ मत लिखो, क्या लिखो यहाँ पे, इसको काट के यहां पे लिखो, या तो वर्ब से पहले माई सेल्फ क्योंकि एम्फेटिक करना है, या फिर यू के बाद लिखो। अब देखो ये फोर्थ सेंटेंस है, शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। देखो समझना, शी सब्जेक्ट है, अब किल्ड वर्ब हो गई, शी किल्ड हुम, उसने क्या किया, खुद को मार लिया, तो हरसेल्फ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये क्या है, ये जो हरसेल्फ है ये है जी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वाला हरसेल्फ क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद एंड कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद हर चिल्ड्रन भी क्या बन गया, फिर ऑब्जेक्ट बन गया। हर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब यहां पे सारी चीजें मिल गई हैं, लेकिन एक और हर सेल्फ दे रखा है ये वाला। अब ये क्या है, देखो समझना, ये जो हर सेल्फ है ये वाला, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसने खुद को मार लिया और अपने बच्चे को भी। लेकिन यहां पे जो ये हर सेल्फ है ये क्या है, ये एक्चुअल में एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, और वर्ब से पहले आ रहा है, तो दोनों भी आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। यहां पे जो हर सेल्फ है ये तो एम्फेसाइज कर रहा है, और यहां पे जो हर सेल्फ है वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है। तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है ये भी आपका नो एरर है। उसका मीनिंग हो उसने खुद को भी मार लिया और अपने बच्चे को भी खुद ही मार लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर सेल्फ स्ट्रेस के लिए है, और ये रिफ्लेक्सिव है, यानी उसने डूअर और रिसीवर सेम इंसान बने हैं, और ये आप एंड की वजह से ये भी ऑब्जेक्ट बन गया और उसने अपने 3 बच्चों को भी मार लिया। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रत्येक एक एक करके बात करता है, प्रत्येक एक एक करके बात करता है। ठीक है, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और फिर एक एक प्रत्येक एक एक करके सभी की बात करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इसके साथ हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, नॉर्मली तो हमारे ईच, ईदर और नीदर आते हैं। अब देखो समझ लो इनके क्या क्या यूजेस है। ईच का जो इस्तेमाल होता है दो के साथ या दो से ज्यादा के लिए होता है। ईदर का इस्तेमाल होता है दो में से कोई एक, या तो ए या बी। मान लो कोई ए बी है, राम या श्याम है, तो उनमें से कोई एक होता है ईदर। नीदर मीन्स होता है दो के लिए आता है, दोनों में से कोई भी नहीं, और निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जैसे हो गया नन, जो नन होता है इसका इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 3 अगर सही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो वो दो से ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नन का। एनी का इस्तेमाल होता है 1 आउट ऑफ 2, भाई दो में से कोई एक, या फिर मोर देन
टू, ठीक है, मोर देन टू के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं एनी का। ऑल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मोर देन टू हो। एक और होता है, वो क्या होता है? बोथ। बोथ का इस्तेमाल हम दो के लिए करते हैं, और जब कभी आपको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तब आप बोथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मीनिंग दो के लिए इस्तेमाल करना हो तो नीदर आता है, दो में से कोई एक, ईदर और ईच दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, या दो के लिए भी आ जाता है कई बार ईच। देखो समझना, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब यहां पे ईच आ चुका है, ईच हमारा सब्जेक्ट बन चुका, तो ये प्रोनाउन है। एक चीज समझ लेना, जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है ये काम करती है सिलेक्शन का। किस चीज का काम करती है? सिलेक्शन का। जब आपको सिलेक्शन करना हो या पोजीशन दर्शाना हो तो हम ये दोनों काम कर लेती है ऑफ का। जो स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ऑफ प्रेपोजिशन होगी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ प्रेपोजिशन होगी दिस क्लास ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो ईच है ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, हैज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है, क्लियर है जी ये चीज। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, मिस्टर शर्मा हैज थ्री सन्स। मिस्टर शर्मा के तीन बेटे हैं, बट नीदर ऑफ देम हैव एनी मेरिट। अब यहां पे अगर तीन की बात हो रही है तो तीन के लिए हम नीदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नीदर का इस्तेमाल हम करते हैं दो में से कोई नहीं। तो दो से ज्यादा के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? नन का। तो यहां पे नन इस्तेमाल कर लें, तो नन ऑफ देम हैज एनी मेरिट, क्लियर है जी ये चीज। तो मिस्टर वर्मा हैज थ्री सन्स बट नन ऑफ देम हैज, यहां पे फिर हम हैज कर देंगे एनी मेरिट, क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं। बोथ ऑफ द टीम हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल येट। अभी तक दोनों टीम में से किसी ने भी गोल नहीं किया है। हमें पता है बोथ का इस्तेमाल हम पॉजिटिव में करते हैं, तो यहां पे तो नेगेटिव हो गया। अगर हमें बोथ का इस्तेमाल नहीं करना तो कोई नेगेटिव, दो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नीदर का इस्तेमाल होता है। तो बोथ की जगह क्या लिख दो? नीदर। नीदर ऑफ द टीम्स, अब यहां पे हैज लिख दो, हैज, अब नोट हटा दो क्योंकि नीदर में वो निगेशन आ चुका है। नीदर ऑफ द टीम हैज, नीदर ऑफ द टीम हैज नॉट स्कोर्ड एनी गोल, ठीक है। तो यहां पे नीदर का जब पहले से ही आ चुका तो आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं है। नीदर ऑफ द टीम हैज स्कोर्ड एनी गोल येट। नेक्स्ट है राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट बोथ। देखो नोट आ चुका है, बोथ के साथ नोट नहीं आता। अब यहां पे क्या मीनिंग है? मान लो कोई राहुल है और दो इंसान बात कर रहे हैं, एक ने कहा कि भी राहुल तो है, टीचर भी है और इंजीनियर भी है। फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राहुल या तो टीचर है या इंजीनियर है, लेकिन वो दोनों नहीं है, ठीक है। ये समझा देता हूं, देखो मान लो एक ए इंसान है एक बी इंसान है। ए ने कहा बी से कि भाई राहुल जो है वो टीचर भी है और इंजीनियर भी है, ठीक है, राहुल जो है वो टीचर भी है और इंजीनियर भी है। तब बी ने कहा नहीं नहीं, राहुल ना तो टीचर और ना ही इंजीनियर, वो कुछ भी नहीं है। अब इस बात पे ए ने फिर से ये बात कही होगी, चलो तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन उनमें से वो एक तो जरूर है, राहुल या तो टीचर है या इंजीनियर है, अगर दोनों नहीं है। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या सेंस कन्वे कर रहा है। अब यहां पे नोट तो हम लिख नहीं सकते, दोनों के सेंस में आ गया। अब हमें ये बताना है कि या तो वो राहुल टीचर है या इंजीनियर है, यानी दोनों में से कोई एक है, और इसके लिए हमें क्या लिखना होता है? ईदर, क्लियर है, यानी दोनों में से वन आउट ऑफ टू। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट ईदर, क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझे इस वाले सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, राहुल इज ए टीचर और, राहुल इज ए टीचर और, यहां पे लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर
इफ ही इज नॉट ईदर। तो ये हो गया सही सेंटेंस। ठीक है, अब हम इसकी रिपीटेशन को लिखना नहीं चाहते तो ही को हटा के अपना डायरेक्ट यहां पे राहुल आ ही चुका है, तो हमें ही लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर इज लगाने की भी जरूरत नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या लिखते हैं, राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट ईदर। और ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है, ही इज नॉट। क्लियर है जी ये चीज। तो होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं। ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा के लिए, नॉर्मली दो से ज्यादा के लिए होता है। ईदर का इस्तेमाल वन आउट ऑफ टू होता है, दो में से कोई एक। नीदर का इस्तेमाल हम करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं। नन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होता है। एनी का इस्तेमाल वन आउट ऑफ टू या मोर देन टू के लिए होता है। ऑल का इस्तेमाल मोर देन टू के लिए होता है और बोथ का इस्तेमाल दो के लिए होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस में अगर आपको इस्तेमाल करना हो दो के लिए तो नीदर आ सकता है या इधर आ सकता है। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल देते हैं। देखो इसमें ये सभी आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस जो होता है और दैट जो होता है ये हमारा सिंगुलर होता है, और दिस का प्लूरल बनता है दीज, और दैट का प्लूरल बनता है दोज। दिस और दीज नजदीक की चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूर की चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट और दोज। एक चीज होगी तो दैट, और एक से ज्यादा चीजें होंगी तो दोज का इस्तेमाल करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किस तरह के एरर आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए उनको हम समझ लेते हैं। जब आप नरेशन बनाते हैं तो जो दिस होता है इसका दैट हम कर देते हैं, तो आपको याद रखना है जो दिस का पास्ट होता है वो क्या होता है, दैट होता है। इसके अलावा अगर आप सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं, अगर आप सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं तो आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करना दैट का। अच्छा, अगर आप प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करना दोज का। ये मैं आपको सेंटेंस से समझाऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक और चीज आपको समझनी है, वो क्या, जब कभी भी आप कंपेयर करें, ठीक है, यहां पे आप नोट लिख सकते हैं एक, कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है। कंपैरिजन आप हमेशा सेम चीजों का करेंगे। ठीक है, देखो समझना, सबसे पहले जैसे ये सेंटेंस है, राजेश इज टॉलर। राजेश सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, टॉलर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उसके बाद देन जो है ये हमारी कंजंक्शन है, आई और मी में से क्या आएगा, आई आएगा। क्यों, हमें कंपेयर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से करना है, और यहां पे जो अंडरस्टूड है वो क्या है, आई एम। क्लियर है, तो राजेश का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया, आई से कर दिया। तो यहां से आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम चीजों में होगा। अब यहीं पे जैसे ये हो गया, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। देखो ये सेंटेंस गलत है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि एयर ऑफ दिल्ली, देखो ये सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हमें कंपेयर यहां पे किसका कर रहे हैं, दिल्ली का मुंबई से कंपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं हवा का।
दिल्ली की हवा ज्यादा बुरी है, पोल्यूटेड है मुंबई से। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, मुंबई की हवा से ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर हवा का होना चाहिए। तो एक्चुअल में अगर हम इसका सोल्यूशन बनाए तो क्या होगा, द एयर ऑफ दिल्ली is more polluted than the air of मुंबई। अब हमने इसको ऐसे करके सही तो कर लिया, और कंपैरिजन किसका हो गया, दिल्ली की हवा का कंपेयर हो गया मुंबई की हवा से। लेकिन यहाँ पे एक और गलती होगी, एयर जो है ये एक नाउन है, और ये 2 बार रिपीट हो गया सेंटेंस में। अब ये हमें रिपीट नहीं करना, सेंटेंस में रिपीटिशन को रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट, और प्लूरल नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज। तो यहां पे हमें एयर को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ मुंबई। तो ये ऐसे सही होगा, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है। अब जैसे हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। अब ये जो कंपैरिजन है ये गलत हो गया। चाइना की पॉपुलेशन का कंपैरिजन भारत देश से नहीं हो सकता, चाइना की पॉपुलेशन का कंपैरिजन भारत की पॉपुलेशन से होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया गलत। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन भारत की आबादी से ज्यादा, कहने का मतलब है चाइना की आबादी भारत की आबादी से ज्यादा। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, आबादी का आबादी से हो रहा है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की रिपीटिशन को रोकना है, तो पॉपुलेशन जो होता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, तो सिंगुलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सही कर लिया। अब देखो एक दो क्वेश्चन और समझते हैं इसी से रिलेटेड कि कैसे रिपीटिशन को रोकने के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे देखो समझना, द वेपन्स ऑफ अमेरिका आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन डैश ऑफ चाइना। अमेरिका के हथियार चाइना के हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। अब यहां पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। एक्चुअल में आना क्या चाहिए, द वेपन्स ऑफ अमेरिका आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द वेपन्स ऑफ चाइना। यानी कंपैरिजन किसका हो रहा है, हथियारों का। अब हथियारों के कंपैरिजन को रोकने के लिए यहां पे वेपन्स की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है इसका दैट और दोज का। तो हमें यहाँ पे प्लूरल नाउन वेपन्स के रिपीटिशन रोकना है, तो देन क्या लिखना पड़ेगा, देन दोज ऑफ चाइना। तो इस तरीके से हमने ये सही कर लिया। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो समझना एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी आर मोर लेब्रियस देन दैट एकेडमी।
अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है भाई, इसका मीनिंग समझते हैं। इस एकेडमी के विद्यार्थी ज्यादा मेहनती हैं उस एकेडमी से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स का, इस एकेडमी के स्टूडेंट का उस एकेडमी के स्टूडेंट से। तो हमें कंपेयर स्टूडेंट का करना है, तो ये तो हो गया गलत। इसका क्या सोल्यूशन होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी आर मोर लेबियस देन द स्टूडेंट ऑफ, यानी दोज ऑफ दैट एकेडमी। अब ये हो गया, यहाँ पे रिपीटिशन को हटा दिया हमने, किसका, स्टूडेंट्स की रिपीटिशन को हटा के, और कंपेयर कर दिया स्टूडेंट का, इस एकेडमी के स्टूडेंट का उस एकेडमी के स्टूडेंट से। लेकिन ये जो सेंटेंस है हमने ठीक तो कर लिया, लेकिन ये फिर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी भी एकेडमी की रिपीटिशन होने लग रही है, और एकेडमी क्या है, एक नाउन है। अब एक बार तो हमने ये तो रोक दिया, दैट और दोस्त तो लिख दिया, यहाँ पे प्लूरल था स्टूडेंट तो दोस्त आ गया। क्या हम लास्ट में दैट कर दें, नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लास्ट में, यानी कि अंत में रिपीटिशन को रोकना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है। वो क्या होता है, एक तो होता है वन और एक होता है वंस। वन होता है सिंगुलर और वंस होता है प्लूरल, और ये संपूर्ण जाति का भी बोध करवा देता है। वैसे जो वन होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, और ये कौन सा एडजेक्टिव होता है, ये न्यूमरल का कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये जो वन होता है ये क्या होता है, एक प्रोनाउन भी होता है। ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल प्रोनाउन होता है। ठीक है, रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, ये जो वन होता है ये कई बार पेपर में भी आता है। ऐसा कुछ सेंटेंस होता है जैसे वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और वन के अकॉर्डिंग यहां हिज नहीं क्या आएगा, वन अपोस्ट्रोफी एस। तो इसका जो पोजेसिव केस बनता है वो क्या बनता है, वन अपोस्ट्रोफी एस बनता है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस बनता है वो बनता है जी वन सेल्फ, और ये संपूर्ण जाति का भी बोध करवा देता है। अब हमें रिपीटिशन रोकनी है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, एकेडमी की जगह क्या लिख देंगे। एकेडमी हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर की रिपीटिशन को रोकने के लिए लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एकेडमी को हटा के वन लिखना पड़ेगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया ये, द स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी आर मोर लेब्रियस देन दोज ऑफ दैट वन। यानी लास्ट की रिपीटिशन रोकनी हो तो उसके लिए हम वन और वंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपने ऐसे लिखूं, यू हैव promising children, you have promising children, but I have naughty children। अब चिल्ड्रन की रिपीटिशन को रोकना है, लास्ट में रोकना है, तो हम क्या करेंगे, यू हैव promising children but I have naughty ones। तो इस तरीके से हम इसको सही करेंगे। जैसे एक सिंगुलर का भी देख लेते हैं, मैं यहां पे ले देता हूं, यू हैव ए कॉस्टली पेन, यू हैव a costly pen but I have a cheap pen। अब पेन की रिपीटिशन को रोकना है, लास्ट में रोकना है, तो पेन सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, चीप वन। क्लियर है जी ये चीज। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बच चुके हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। एक बार आप इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उन क्वेश्चन को भी देखते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे प्रैक्टिस के लिए, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो समझना कैसे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नजदीक की चीजों के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं और दूर की चीजों के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमें सिंगुलर नाउन की रिपीटिशन को रोकना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट का, और प्लूरल नाउन की रिपीटिशन को रोकना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं दोज का। इसके अलावा अगर आपको लास्ट में अगर रिपीटिशन को रोकना है तो आप वन या वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम, बहुत ही फेमस गेम है क्रिकेट और चेस। दिस इज एन आउटडोर गेम, यह जो है आउटडोर गेम है दिस, एंड दैट इज एन इंडोर गेम। इंडोर मीन्स होता है जो घर में खेला जाता है, आउटडोर मीन्स होता है जो बाहर खेला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो दिस है ये नजदीक के लिए आया होगा और जो दैट है वो दूर के लिए आया होगा। क्लियर है जी ये चीज। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि दिस इसके लिए आया है या इसके लिए आया है, और जो दैट है वो इसके लिए आया है या इसके लिए आया है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे खुद को रखेंगे और यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन आया, चेस आया। तो जैसे ही चेस आया तो हमें पता चल गया कि जो चेस है वो क्या है आपका, दिस है, क्योंकि पहले कौन आ गया, चेस आ गया। यानी हमने क्या लिख दिया, चेस है वो बाहर खेलने वाला है। अच्छा फिर थोड़ा सा और आगे चले, अब क्या आ गया, क्रिकेट। क्रिकेट जो है ये दूर है, तो दैट जो है किसके लिए आया होगा, क्रिकेट के लिए आया होगा। अब देखो हमने कैसे है, यानी कि जो चेस है उसके लिए तो दिस है, और जो दैट है इसके लिए क्या है, क्रिकेट है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो मीनिंग क्या बनता है, क्रिकेट और चेस बड़े फेमस गेम है। दिस यानी जो चेस है वो बाहर खेला जाता है, आउटडोर गेम है, और दैट यानी जो क्रिकेट है वो अंदर खेला जाता है। ये तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो चेस होता है वो तो घर के अंदर खेला जाता है और जो क्रिकेट है वो घर के बाहर खेला जाता है। अब देखो पेपर में कैसे था, वो ऐसे स्लैश करके दे दिया था। अब ध्यान से समझना, अगर हम यहां से चेंज करेंगे, भाई दिस को चेंज करके दैट करेंगे, तो एक तो यहां चेंज करना पड़ेगा, दूसरा यहां पे। एक सेंटेंस में आप दो गलती कर नहीं सकते। दूसरा, अगर आप आउटडोर या इंडोर को चेंज करोगे तो भी दो में एरर करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, क्रिकेट और चेस को रिप्लेस कर देंगे आपस से। हम क्या लिख देंगे, चेस एंड क्रिकेट। अब देखो ये सही हो गया सेंटेंस, चेस एंड क्रिकेट आर फेमस गेम। अब क्रिकेट आ गया यहां पे नजदीक, दिस दिस का मीनिंग हो गया क्या यहां पे, अब क्रिकेट जो नजदीक है, तो दिस का मीनिंग क्या हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, ठीक है जी ये तो हो गया सही। एंड दैट दूर के लिए, अब दूर के लिए क्या हो गया, दूर के लिए चेस आ गया, एंड चेस इज एन इंडोर गेम। क्रिकेट बाहर खेला जाता आउटडोर गेम है, और जो चेस है वो अंदर खेला जाता घर में, इंडोर गेम है। तो यानी कि एरर हमने ए में करना था, मतलब ठीक करना था एरर, और ये हो गया आपका सही। सेकंड है, द कॉस्ट ऑफ करण's कार इज हायर देन रोशनी। अब देखो जो कॉस्ट है, करण की कार की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हायर है रोशनी की कार की कॉस्ट से। हमें कंपेयर किसका करना है, कॉस्ट का करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, यही लिखना होगा। अब हमें कॉस्ट की रिपीटिशन को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट की जगह क्या लिख देंगे, दैट ऑफ रोशनीज कार। अब दूसरा हम क्या करेंगे, कार को लिखा हो या ना लिखो ये अंडरस्टूड भी हो सकता है, ठीक है। हमें ये मिल गया है, ये पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, क्या आंसर हो गया, चौथे में, दैट ऑफ रोशनीज। तो जो सेकंड है इसका जो फोर्थ आंसर है दैट ऑफ रोशनीज, ये रहेगा सही, और वहां पे जो रोशनीज है यहाँ पे कार क्या है, अंडरस्टूड है। क्लियर है जी ये चीज, ये सभी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, करण's कार इज कॉस्टियर देन रोशनी। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, करण की कार है वो कॉस्टियर है रोशनी से, हमें क्या लिखना पड़ेगा, रोशनीज कार से।
यही लिखना पड़ेगा ना। ये भी जो करण की कार है वो ज्यादा महंगी है रोशनी कार से, कार का कंपैरिजन होना है। अगर कार का कंपैरिजन हो तो कार अंडरस्टूड है, जिसमें रोशनीज होगा वही आंसर है, तो ये पहले में ही है, बाकी गलत हो गई। तो जो थर्ड सेंटेंस है इसका आंसर आएगा रोशनीज। अच्छा लास्ट देखते हैं, द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन रामायण। अब हमें कंपैरिजन किसका करना है, स्टोरीज का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण। तो द स्टोरीज की रिपीटेशन को लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, दोज ऑफ, ठीक है, हमें लिखना होगा द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ रामायण। हमें देन के बाद लिखना होगा दोज ऑफ रामायण। क्लियर है जी ये चीज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप को। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।